हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और दो बड़े भाई थे, कुणाल और गौरव, और मेरी बड़ी बहन दिव्या। वो मुझसे बस 2 साल ही बड़ी थी। परीक्षा देने के बाद मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे बड़े भाई कुणाल की शादी होने वाली थी और कुछ दिन बाद हमें घर बदलना था। नए घर की जाने की खुशी में, भाभी की आने की खुशी में मुझे कोई सुध न रहती थी। 15 अप्रैल 2004। घर में खुशी का माहौल, चारों तरफ मेहमान और शोर शराबा। ऐसा प्रतीत होता था ये पल यहीं रुक जाए, लेकिन कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। एक तरफ मेरे भाई का सेहरा पहनाया जा रहा था और उधर बारात में जाने के लिए सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। तभी पिताजी की आवाज़ लगती है, अरे क्या कल बारात लेकर चलनी है? चलो जल्दी, देर हो रही है। थोड़ी ही देर में सब भाभी जी को लेने निकल जाते हैं। हम कुछ ही आधे रास्ते में पहुँचे होंगे कि अचानक हमारी कार ख़राब हो जाती है। सब लोग कार से नीचे उतर जाते हैं। दोनों तरफ घना जंगल, चिड़ियों की चहचहाट और सड़क पर एक एक करके ही गाड़ियाँ गुजर रही थी। जंगल में कुछ अनहोनी का भी डर था। ड्राइवर और मेरे मामा जी का बेटा मैकेनिक देखने निकल गए। मामा जी, बच्चों चिंता मत करो, कार जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तुम लोग वापस जाकर कार में बैठो। मैं, मेरे कजिन, कुणाल भाई और बुआ जी, हम सब कार में जाकर बैठ जाते हैं। तभी 2 बिल्ली तेज़ आवाज़ के साथ लड़ती हुई कार के पास आ जाती है और हम लोग डर से उछल जाते हैं। मामा जी उनको भगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में मैकेनिक आ जाता है और कार ठीक करके जाने लगता है और कहता है, साहब यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करिए, ये रास्ता ठीक नहीं। शाम होते ही चोरों का खतरा बढ़ जाता है। मामा जी, हाँ, हम अब तक काफ़ी आगे पहुँच जाते, लेकिन तुम्हें ही आने में देर हो गई। मेरी बुआ जी कुछ पुराने ख्यालात की है, इसलिए वो थोड़ा घबरा गई और बोली, हे भगवान, इस तरह शादी के दिन कार ख़राब होना, बिल्ली का आना और वो मैकेनिक की बातें, मेरा तो दिल घबरा रहा है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। कुणाल, अरे बुआ जी, क्या तुम भी? आजकल इन बातों पर कौन यकीन करता है? कुछ अशुभ होने वाला है। तभी मेरे मामा जी का लड़का रितेश ज़ोर से हंसता है और कहता है, इससे और ज़्यादा बुरा क्या होगा बुआ जी, कि आज कुणाल भाई बलि के बकरे बनने जा रहे हैं। अब तो ये भाभी जी के गुलाम बन जाएंगे। रितेश की बात पर हम सब हंसने लगते हैं और यूं ही बातों में रास्ता कट जाता है। समारोह बहुत अच्छी तरह से निमट जाता है। घर वापस आकर गृह प्रवेश के लिए भाभी जी अंदर आना होता है, लेकिन ये क्या, भाभी ने दाहिने पैर की जगह बायां पैर रखा। सभी लोग भाभी की तरफ हैरानी के साथ देखने लगे और बुआ जी बहुत ज़ोर से चिल्लाई, तुम क्या बेवकूफ़ हो बहू, ये क्या किया तुमने? सही और गलत क्या है नहीं जानती क्या तुम? बुआ का चीखता हुआ देख मेरी माँ उन्हें समझाने लगती है कि कोई बात नहीं, इसके लिए ये नया अनुभव है। बेटा कोई बात नहीं, हम दूसरा कलश लाते हैं, तुम उसे दाहिने पैर से प्रवेश कराना। शादी के कुछ दिन तक मेहमानों का आना यूं ही लगा रहा। घर का माहौल बहुत खुशनुमा था। मेरी भी छुट्टी चल रही थी। माँ ने सोचा, इसी बहाने कहीं बाहर घूमकर आते हैं, और पिताजी इजाज़त मांगी। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन सबके जिद करने के बाद हामी भर दी और हमने जगन्नाथ मंदिर जाने की योजना बनाई। वह जून का पहला हफ्ता था। हम लोग गया से रांची के लिए निकले थे। हम लगभग 5-6 घंटों में वहां पहुंच गए। वहां हमने एक होटल में कमरा बुक करवाया। अब चूंकि शाम हो चुकी थी तो हम लोग खाना खाकर आराम करने अपने कमरे में चले गए, लेकिन भाभी काफ़ी शाम तक होटल की बालकनी के बाहर झांकती रही, न जाने किस सोच में डूबी थी। अगले दिन हम मंदिर के लिए निकले।
मंदिर के बाहर एक ज्योतिषी बैठे लोगों का भविष्य देख रहे थे। माँ ने सोचा कि चलो मैं भी अपने बच्चों का भविष्य जानूं। यह सोच मेरी माँ उन ज्योतिष के पास गई। इससे पहले मेरी माँ उनसे कुछ कहती, ज्योतिषी ने मेरे बड़े भाई कुणाल को अपने पास बुलाया और बहुत बुलंद आवाज़ में कहा, बालक, तेरे ऊपर घोर विपत्ति आने वाली है। तू अपने विनाश के दिनों में कदम रख चुका है। मेरी माँ ये सुनकर घबरा गई और बोली, पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी हाल ही में मेरे बेटे की शादी हुई है। आप इनके अच्छे भविष्य की कामना कीजिए। पंडित जी, तथास्तु, लेकिन जो किस्मत में होना है वो कोई नहीं टाल सकता। पंडित जी की बात सुनकर हम बिना हाथ दिखाए ही अंदर मंदिर में दर्शन को चले गए। सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके। अचानक एक बूढ़ी औरत पीछे से मेरी भाभी का हाथ पकड़कर उल्टा सीधा बोलने लगी और गाली गलौज करने लगी। तभी एक ढाबे पे काम करने वाला लड़का उस औरत को वहाँ से भगा देता है और वो औरत इतना कहती हुई चली जाती है कि डायन छोड़ दे इन लोगों को। शाम को जब हम वापस होटल आते हैं तो पिताजी सबसे पूछते हैं कि अब कल वापस चलें या कहीं और घूमने जाना है, तो सब मना कर देते हैं। लेकिन तभी भाभी पापा से बोलती है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरी एक दूर की ताई जी का घर है। उनका फ़ोन आया था। ताई जी को पता चला कि मैं रांची आई हुई हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ कुछ दिन रहने को बोला है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुणाल जी के साथ कुछ दिन उनके घर हो आऊँ। पिताजी, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कुणाल के काम का नुकसान होगा। भाभी जी करुण आवाज़ में बोलती हैं, जी कोई बात नहीं, मैं ताई जी को मना कर देती हूँ। लेकिन मैं और दीदी ने पिताजी को बोला कि जाने दें उन्हें, नई नई शादी हुई है और काम तो ज़िंदगी भर का है। माँ ने हमारी बात का समर्थन किया तो पापा ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन अपने साथ रोशनी को भी ले जाना। 2 दिन बाद हमारे घर पूजा थी, इसलिए हमने 2 दिन बाद रांची आने का फ़ैसला किया। वो 2 दिन बाद हम लोग भाई की ताई के घर निकल जाते हैं। वो कोई 3 बजे के आसपास का समय रहा होगा जो हम लोग उनके घर के सामने एक ऑटो से उतरे। भाभी ने अपने ताई को आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद अंदर कोई था ही नहीं। तभी एक छोटा 9-10 साल का बच्चा भाग के आता है और हाँफते हुए बोलता है, दीदी, अम्मा ने बोला है आप लोग अंदर बैठ जाएं। उन्हें अभी 1-आधा घंटा और लगेगा वापस आने में। भाभी उस लड़के से पूछती है, ताई जी गई कहाँ हैं? लेकिन वो लड़का बिना बताए जल्दी जल्दी में भाग जाता है। भाभी मुझे और भैया को अंदर ले जाती है। गेट खोलते ही एक बड़ा सा आंगन, जिसकी दाईं तरफ 2 आम के पेड़ हैं और बीच में एक कुआं है और दाईं तरफ एक गौशाला है और चारों तरफ बांस के डंडों की बाउंड्री है और बिल्कुल बीच में एक छोटा सा बिना प्लास्टर का एक घर है। घर में घुसते ही दाईं तरफ एक बड़ा सा कमरा और बाईं तरफ 2 कमरे बराबर में बने हुए हैं। चटाई बिछाकर हम नीचे ही बैठ जाते हैं और भाभी पानी लेने रसोई में जाती है, जो कि घर के बाहर ही पेड़ के नीचे है। मैं उठकर इधर उधर देखने लगती हूँ। बरामदे में सामने की ओर एक खिड़की है। वहाँ खड़े होकर बहुत अच्छी सी हवा लग रही है और मैं आंखें बंद करके हवा का आनंद लेने लगती हूँ। और जैसे ही मैं अपनी आंखें धीरे से खोलती हूँ तो अचानक ही एक भयानक सा चेहरा मेरे सामने होता है। मैं एकदम चिल्लाती हूँ। भैया एकदम से खड़े हो जाते हैं और तभी मैं बेहोश हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आता है तो मेरे पास मेरी माँ की उम्र की एक औरत बैठी हुई है। वो शायद ताई जी ही होंगी। मुझे होश में आता देख वो भाभी और भैया को आवाज़ लगाती है। भैया को देखकर मैं रोने लगती हूँ और घर वापस आने के लिए बोलती हूँ तो ताई जी कहती है, अरे बेटा घबरा मत, बस थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। ये गांव है और
तुम धूप में से आए हो। वैद्य जी आए थे, बोले कल सुबह तक ठीक हो जाएगी तू। मुझे भी लगता है कि मेरी वजह से भाभी भैया को परेशान कर रही हूँ, इसलिए मैं हाँ में गर्दन हिला देती हूँ। रात को सब लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। ताई जी उस बड़े कमरे में सोती थी जो दाईं तरफ था, और बाईं तरफ के पहले कमरे में और दूसरे कमरे में भैया भाभी थे, और दोनों के कमरे में ही खिड़की थी। रात को कोई 2 बजे होंगे, अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे एक शोर सा सुनाई दिया जो बहुत से सुन पड़ता था। मैंने शोर को अनदेखा कर बोतल में से पानी पीने के लिए बोतल को जैसे ही उठाया, एक बहुत मोटी सी छिपकली उसके पीछे से खिड़की की तरफ भागी। उसे देख मेरी चीख निकल पड़ी, लेकिन अच्छा ही हुआ कोई जागा नहीं। कुछ देर तो मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जब नींद की झपकी आने लगी तो ऐसा लगा जैसे वो शोर बराबर ही कमरे में आ रहा हो। मैंने कान लगा के सुना तो अजीब सा शोर आ रहा था। 3 बजे वो शोर एकदम बंद हो गया। मुझे लगा शायद भाई मोबाइल चला रहा हो, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैं भी अपने कमरे में सो गई। अगले दिन ताई जी हमें अपने खेत और पास के गांव में घुमाने के लिए ले गई, और फिर दोपहर को वापस घर आकर हमने खाना खाकर आराम करने लगे। शाम के कोई 7 बजे होंगे। सब खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भाभी कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने ताई जी से पूछा कि भाभी कहाँ हैं, तो ताई जी बोली अपने कमरे में ही होंगी। मैं वहाँ गई तो देखा एक सो रही है। पहले सोचा उठा दूँ, खाना खाकर सो जाएगी। फिर सोचा शायद थक गई होगी, इसलिए सो रही हैं। मैं अकेले ही वापस आ गई और खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन कोई कहीं नहीं गया, लेकिन भाभी जी आज भी पिछली रात की तरह शाम के समय सोती हुई थी। मैंने सोचा शायद तबीयत ठीक नहीं। अगले दिन मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है ना? भाभी थोड़ा चिढ़कर बोली, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपना और अपने भाई का ध्यान रखो बस। उनका इस तरह से बोलना मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने हंसी में टाल दिया। 4-5 दिन हो गए थे। भाभी रोज़ सुबह बिल्कुल ठीक उठती और दोपहर में सोने के बाद सीधे रात को ही उठती थी। कभी भैया ने भी इस बात पर गौर नहीं किया और ना ही ताई जी ने। लेकिन अगर मैं सुबह ज़रा भी देर से सोती तो एकदम आवाज़ लगा देती। अब मैं ऊब चुकी थी। मैंने भैया को घर चलने के लिए बोला तो भैया ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर टहलने चले गए। भैया पहले से बहुत कमज़ोर और चिड़चिड़े हो रहे थे। रोज़ रात उनके कमरे में एक अजीब तरह का शोर आता था। रोज़ भाभी देर तक शाम तक सोती थी। एक रात मेरी आँख 12:30 पे खुली। वो शोर अब भी आ रहा था। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो कोई 4 नग्न औरतें एक चारपाई को चारों कोनों से पकड़ती हुई दूर एक सीध में जा रही हैं, और उनके कमर पे बस पेड़ के पत्ते बंधे हुए हैं जैसे आदिवासियों के होते हैं। मैंने कुछ देर देखा तो वो गायब हो गई, लेकिन शोर अब भी आ रहा था। मैं बहुत घबरा गई कि रोज़ इतनी रात को यहाँ क्या होता है। अगली सुबह मैंने ताई जी से पूछना चाहा कि रात को आपके सामने वाले खेतों में कुछ लोग क्यों आते हैं। ताई जी ने ये सुनकर थोड़ा सहम सी गई और मेरी बात को अनसुना करके गाय को चारा डालने चली गई। भाभी भी वहीं खड़ी थी। वो गुस्से में बोली, रोशनी तुम रात भर सोती नहीं हो क्या, जो ये सवाल पूछ रही हो। मैंने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और अंदर भैया के पास चली गई। अंदर जाकर देखा तो भैया खुद से ही बातें कर रहे थे। मैंने उनका ध्यान भटकाया, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। मेरी आंखों से आंसू आने लगे और घर के बाहर मैं चली गई। मैं ऐसे ही इधर उधर टहलने लगी। आसपास का नज़ारा देखते देखते मैं घर के पीछे चली गई।
और वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। घर के पीछे एक मिट्टी के बर्तन में एक अंडा, नींबू और सिंदूर था, और वो भी भैया की शर्ट के ऊपर रखा था। ये सब कुछ समझते हुए मुझे देर न लगी कि मैं भैया के पास गई। लेकिन ये क्या, भैया ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और भाभी वहीं उनके पास बैठी उनको देख रही थी। मैं गुस्से में कमरे में गई और भाभी पे झुंझलाई, भैया इतना रो क्यों रहे हैं? आप इन्हें चुप क्यों नहीं करा रही? भाभी बिना कुछ बोले बाहर चली गई। मुझे उनका ये रवैया समझ नहीं आया और मैं मम्मी को फ़ोन करके भैया को फ़ोन पर ढूंढने लगी। फ़ोन वहीं पास में रखा था। मैंने मम्मी को फ़ोन पे सारी बात बताई और उनसे हमें यहाँ से जाने के लिए कहा। माँ और पिताजी अगले दिन ताई जी के घर आ गए। माँ ने भाभी से भैया की तबीयत के बारे में पूछा कि ये सब क्या हुआ, कुणाल को क्या हुआ, तुमने हमें फ़ोन करके जानकारी क्यों नहीं दी, और रोशनी इतना रो क्यों रही थी फ़ोन पे। ये सब सुनकर भाभी के चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने माँ को जवाब दिया, मम्मी जी, मैंने सोचा कि आप लोग बेकार ही परेशान होंगे और इनको बस बुखार है। हमने वैद्य को दिखाया था, वो बोले जगह बदलने की वजह से ये सब हुआ है। पापा बीच में भाभी को रोकते हुए बोले, अगर जगह रास नहीं आई तो इतने दिन यहाँ रुकने का क्या मतलब था? मैंने भी पापा की बात का समर्थन करते हुए बोला, हाँ मुझे भी बुखार आया था और मैंने यहाँ से चलने को बोला था, लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगी ऐसा कहकर मेरा मन भी मना लिया। मुझे लगा शायद जगह की वजह से ही तबीयत ख़राब हुई हो, लेकिन भैया को देख के नहीं लगता कि इनको बुखार है। ताई जी सबके लिए चाय नाश्ता लाती है और सबका ध्यान इन बातों से हटाती है। थोड़ी बहुत देर में मम्मी को अकेला पाते देख मैंने सारी बातें मम्मी को बताई। पहले दिन ही यहाँ आते मैंने क्या देखा, रोज़ रात को एक ही शोर और घर के पीछे वो सामान और शर्ट। मम्मी थोड़ा घबरा गई, लेकिन ये सब पापा को बताने की हिम्मत ना कर पाई। उन्होंने सोचा कि हम कल ही कुणाल को लेकर चले जाएंगे और अगले दिन जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी भाभी आकर बोलती है, मम्मी जी, कुणाल जी मना कर रहे हैं वापस घर जाने के लिए। यह सुनकर सब भाभी को घूरने लगते हैं। मम्मी भैया के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है यहाँ जितने दिन रहोगे बीमार ही रहोगे। मुझे रोशनी ने सब बताया है बेटा, तुम कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे। भैया मम्मी की बात का कोई जवाब नहीं देते, बस मुंह फेर लेते हैं। पापा भी भाई को बहुत कहते हैं, लेकिन भैया नहीं मानते और वहीं रहने की जिद करते हैं। ताई जी पापा से कहती है, अरे भाई साहब, आप फ़िक्र मत करो, कुणाल ठीक हो जाएगा। आप भी कुछ दिन यहाँ रुक जाओ और फिर चले जाना। लेकिन पापा किसी की एक नहीं सुनते। वो एम्बुलेंस बुलवा चुके होते हैं और हम अपने घर आ जाते हैं। भैया को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ उनकी सभी जांचें हुई और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। डॉक्टर ने बस इतना ही कहा कि बुखार दिमाग पे चढ़ गया है। लेकिन दिन पे दिन भैया और भी कमज़ोर होते गए। हमने 2-3 डॉक्टर बदले, लेकिन कोई भी ठीक नहीं बता पाया कि आखिर बीमारी है क्या। हॉस्पिटल का खर्चा भी बहुत आ रहा था, इसलिए 1 महीने के बाद हम भैया को घर लेकर आए और घर पे ही दवाई दी जाने लगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। भैया की आंखें बिल्कुल अंदर चली गई और शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया। जब कोई रिश्तेदार उनको देखने आता तो भैया को पहचान ही नहीं पाता। मम्मी के मन में ताई जी के घर की बातें आती रहती, लेकिन हमारे पापा इन बातों पर यकीन नहीं करते और ना ही हमारे मुंह से ऐसी बातें सुनना पसंद करते। पापा शुरू से ही बहुत सख्त स्वभाव के थे और अगर हम इस बारे में उनसे कुछ कहते तो उल्टा हम ही को डांट पड़ती, क्योंकि हमने ही बाहर जाने की जिद की थी। घर आने के 2-3 दिन बाद बुआ जी भी भैया को देखने आती है और उनके आश्चर्य की हद नहीं रहती। पूरे घर को सिर पे उठा लेती है। रोते हुए कहती है,
हाय रे, क्या कर दिया मेरे बच्चे का, कैसा था कैसा हो गया, कब ठीक होगा मेरा बच्चा। मम्मी और मेरी बहन उन्हें शांत कराती है और उनको बाहर बरामदे में लेकर जाती है। उसी दिन शाम को मेरी मम्मी बुआ जी को सारी बात बताती है कि ताई जी के घर भैया के साथ क्या क्या हुआ। बुआ जी भी बहुत नाराज़ होती है, लेकिन वो मम्मी को आश्वासन देती है, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन दोपहर में बुआ जी अपने साथ एक गुरुजी को लेकर आती हैं। वो सिद्धि प्राप्त तांत्रिक थे। बुआ जी गुरुजी को भैया के कमरे में लेकर जाती है, लेकिन वहाँ बैठी भाभी गुरुजी को देखकर गुस्से भरी नज़रों से बाहर आ जाती है। हम सभी उनके इस रवैया को देख और समझ रहे थे कि गुरुजी का यहाँ आना भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुरुजी भैया के पास बैठकर कुछ मंत्रों का जाप करते हैं और एकदम खड़े हो जाते हैं। गुरु बहुत तेज चाल से बाहर की तरफ निकलते हैं। उनको इस तरह से बिना कुछ बोले बाहर जाता देख मम्मी और बुआ जी उनके पीछे जाते हैं। गुरुजी का पीछे करते हुए हम देखते हैं कि वो हमारे घर के पीछे बगीचे में गए हैं और ज़मीन से एक पत्थर को हटाते हैं। वो पत्थर बहुत अजीब सा था, जैसे कोई रत्न हो। गुरुजी वो पत्थर हटाकर 6 लोहे की कीलें निकाल के देते हैं और पूछते हैं घर में कितने सदस्य हैं। मम्मी जवाब देती है 7 सदस्य। गुरुजी कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ, कल सुबह आऊँगा, और वह मम्मी को 7 अभिमंत्रित धागे देते हैं और कहते हैं ये सभी के हाथों में बांध देना। गुरुजी के जाने के बाद ही भाभी एक सूटकेस लेकर बरामदे में आती है और बोलती है, मम्मी जी मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। यह सुनकर हम लोग चौंक जाते हैं कि अचानक कैसे और अकेले। मम्मी जी भाभी जी से कहती हैं, ये कोई समय है जाने का, तुम्हें पता है ना कि कुणाल को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मायके जा रही हो। भाभी जी कहती है, तो और क्या मम्मी जी, इस घर में क्या हो रहा है कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा। तभी बुआ गुस्से में बोलती है, तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत, ये सब तुम्हारा ही तो किया धरा है। मम्मी और बुआ जी को चुप कराते हैं, लेकिन बुआ हमारी नहीं सुनती और भाभी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। आज मुझे बोलने दो, जब से ये लड़की आई है तब से कुणाल की तबीयत खराब है। अपशगुन है ये लड़की, मुझे तो ये रिश्ता शुरू से ही पसंद नहीं था, लेकिन क्या करें, भैया के आगे किसी की चलती नहीं है। इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद भाभी रो पड़ती है और तभी पापा भी आ जाते हैं और भाभी को रोता हुआ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ, क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने। सुधा तुम रो क्यों रही हो, और ये सूटकेस, तुम कहीं जा रही हो क्या। भाभी रोती हुई बोलती है, पापा जी मुझे नहीं पता कि आप सब लोग मुझे मनहूस समझते हो। बुआ जी को ऐसा लगता है। कुणाल जी मेरी वजह से बीमार हैं। पापा बुआ जी को गुस्से में घूरते हैं और भाभी को अंदर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन भाभी भी जिद करके बैठी थी कि वो अब नहीं रुकेगी। बुआ जी अपनी सफाई में कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन पिताजी उनकी कुछ नहीं सुनते और भाभी को समझाकर रुकाने की कोशिश करते हैं, पर भाभी नहीं रुकती और कहती है कि अगर मैं मनहूस हूँ तो इस घर में मेरा कोई काम नहीं, और गुस्से से सूटकेस उठाकर चली जाती है। भाभी के जाते ही पापा गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में मम्मी पापा के लिए खाना लेकर जाती है और उन्हें सारी बात बताने का फ़ैसला करती है। मम्मी पिताजी को ताई जी के घर की बातें विस्तार से बताती है, लेकिन पिताजी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और बोलते हैं कि आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन मानता है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो सुधा का इसमें कोई दोष नहीं, उसे बातें क्यों सुना रहे हो। मम्मी जी उनको जवाब देती है, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कुणाल तो उसका पति है, फिर वो। पिताजी गुस्से में बोलते हैं, तुमने अपने आँखों से कुछ देखा नहीं है तो क्यों बेचारी सुधा पे इल्ज़ाम लगा रही हो। वो बिन माँ की बच्ची ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतना कहकर पापा सोने के लिए लेट जाते हैं
और माँ भी फिर कुछ नहीं बोलती। अगले दिन गुरुजी घर में आते हैं और एक अजीब सा डर उनके चेहरे पे होता है। वो मम्मी से कहते हैं, तुमने बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी पापा ऑफिस के लिए कमरे से निकलते हैं। गुरुजी को देख वो मम्मी और बुआ जी को संदेह भरी आंखों से देखकर ऑफिस के लिए चले जाते हैं। गुरुजी घर में बने एक छोटे से बने मंदिर में जाते हैं। वहाँ से कुछ केसर उठाते हैं और उसे कुणाल भैया के बिस्तर पर डाल देते हैं। कुछ ही पल में पूरा बिस्तर का रंग काला पड़ जाता है। यह मम्मी हम लोग देखकर सन्न रह जाते हैं। गुरुजी मम्मी को बताते हैं, कोई तो है जो तुम्हारे बेटे को जान से मारना चाहता है, या यूँ कहें वो तुम्हारे बेटे की बलि देगा। मम्मी ये सुनकर रोने लगती है। बुआ जी कुछ बोलने की हालत में नहीं होती और मम्मी जी रोते हुए गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी ऐसा कौन करेगा? मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? गुरुजी आगे बताते हैं, ये कोई साधारण बलि नहीं और ये किसी साधारण कार्य को लेकर नहीं दी जाएगी। ना ही वह कोई साधारण व्यक्ति है जो ये सब कुछ कर रहा है। बुआ जी पूछती हैं, गुरुजी ये तो बताएं कि इन सब के पीछे कौन है और उससे कैसे हम अपने बेटे को बचाएं। गुरुजी बोलते हैं, इसके पीछे कौन है ये बताना सरल नहीं और कुणाल को बचाना तो नामुमकिन है। इसमें अघोरी ही आपकी मदद कर सकता है। प्रेतशिला पहाड़ पर एक अघोरी रहता है, वहाँ पिंडदान होता है। आपको उस अघोरी से कुछ मदद मिलेगी। प्रेतशिला पहाड़ पर घने पेड़ों के बीच उसकी कुटिया है। अब वही आपकी मदद करेंगे। मम्मी और बुआ जी बिना देरी किए अगले सुबह प्रेतशिला पहाड़ के उसी अघोरी के पास जाते हैं। जाते समय मम्मी और बुआ जी ने शिव मंदिर के दर्शन किए। वहीं एक पुजारी से अघोरी का पता पूछा और आगे चल दिए। रास्ता काफ़ी थकान भरा था, भरी धूप थी, कहीं कहीं कोई पेड़ था। बस थोड़ी देर वहीं थोड़ा आराम कर लेते थे। दोपहर 3 बजे तक बुआ और मम्मी पहुँचे। उनकी कुटिया के पास 4 लड़के बैठे थे, कुछ साफ़ सफाई कर रहे थे। उनमें से एक लड़के से मम्मी और बुआ जी अघोरी बाबा के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ देर इंतज़ार करने को कहा। वे सूरज ढलने तक वहीं बैठे इंतज़ार करते रहे। तभी उनमें से एक लड़का अंदर गया और एक लोटे में पानी लेकर मम्मी और बुआ जी के पास आया और हमें पैर धोकर अंदर कुटिया में अघोरी से मिलने को बोला। जब वे कुटिया के अंदर गए तो वहाँ धूनी की बहुत महक आ रही थी और हल्का सा धुआं था। अघोरी चेहरे से बहुत ही कठोर स्वभाव का लग रहा था। अघोरी ने अपने सामने एक चटाई पर बैठने को कहा। मम्मी के कुछ बोलने से पहले ही अघोरी ने उनसे बोला, वो डायन तुम सबको मार देगी। यह सुन मम्मी जी रोने लगी, पर अघोरी ने अपनी बात पूरी करते बोला, तुम्हारा लड़का उसका शिकार है, उसी को मार के वो सिद्धि प्राप्त करेगी। अघोरी मम्मी को एक विभूति देते हुए कहता है, इसे अपने माथे से कभी मत हटने देना। अघोरी एक मिट्टी के बर्तन में पानी देता है और उसे कुणाल भैया को पिलाने को बोलता है। अघोरी मम्मी और बुआ जी अमावस्या की रात को आने को बोलता है। भैया की हालत बहुत ख़राब थी। वो ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही होश में थे। उनको ग्लूकोज की बोतलें और इंजेक्शन दिए जा रहे थे। रात करीब 9 बजे के आसपास मम्मी और बुआ जी आती हैं और सीधे कुणाल भैया के कमरे में जाकर उनको मिट्टी के बर्तन का पानी पिलाते हैं जिसे अघोरी ने दिया था। पानी की 1-2 बूंद भैया के मुंह में जाते ही भैया धीरे धीरे आंखें खोलने लगते हैं। ऐसा चमत्कार देख हमें लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया को होश में आता देख मम्मी उनसे चिपट कर रोने लगती है। भैया के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, माँ। बुआ जी भैया को और पानी पिलाती है। तभी भैया बोलते हैं, माँ मुझे बचा लो, सुधा मुझे मार देगी। यह सुनकर हमारे होश खो जाते हैं। इन सब में उन्हीं का हाथ निकला। मुझे शक तो था ही, भाभी का रवैया कुछ ठीक नहीं था हमारे लिए, लेकिन भैया ने उनका क्या बिगाड़ा था,
जो उन्होंने भैया के साथ ऐसा किया। भैया मम्मी को बताते हैं कि किस तरह सुधा भाभी ने उनका ये हाल किया। ताई जी के घर पहले रात को सुधा ने शिव मंदिर का प्रसाद कहकर एक लड्डू खिलाया और फिर थोड़ी देर मैं सो गया। फिर जब आधी रात को मेरी नींद खुली तो मैंने खुद को एक नदी के किनारे रेत पे पड़ा हुआ पाया। मुझे एक उल्टी चारपाई पर लेटा रखा था और 4 औरतें मेरे चारों ओर घूम रही थी। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा सिर बहुत भारी हो गया, मैं उठ ही नहीं पाया। उन 4 औरतों को जब मैंने पहचानने की कोशिश की तो उनमें से एक औरत सुधा भी थी। वो औरतें कुछ मंत्र पढ़ रही थी, मेरे चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उनकी आवाज़ सुनते सुनते मेरा सिर दर्द से फट रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के वहाँ आ सकूं। अगले दिन जब सुबह मैं उठा तो मुझे वो दृश्य याद आने लगा। मुझे लगा कि बुरा सपना था, लेकिन रोज़ मेरे साथ यही हुआ। जितने दिन हम ताई जी के घर रहे, मैंने जब भी चाहा कि सुधा से इसके बारे में अगले दिन बोलूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कह नहीं पाता था। मुझे रोज़ एक नदी के किनारे ले जाया जाता। मुझे बांधा नहीं गया था, फिर भी शरीर बंधा हुआ लगता था। एक दिन मेरे अपने बिस्तर के सिरहाने अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने नीचे झांक कर देखा तो एक मांस का टुकड़ा पड़ा था। मैंने ताई जी को बताया तो उन्होंने वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया, लेकिन अगले 2 दिन भी फिर उतना ही बड़ा वैसे ही मांस के टुकड़े दिखे। ताई जी ने फिर फेंक दिए और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। यह सब सुन के हमारे होश उड़ गए। भैया के साथ इतना कुछ हो गया और हमें खबर तक नहीं हुई। सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि सुधा भाभी ने ऐसा क्यों किया। सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। बुआ जी ने सुधा भाभी को सभी सवालों का जवाब जानने के लिए फ़ोन किया, लेकिन उनको फ़ोन नहीं लगा। शाम को जब पापा घर आए तो हमने उन्हें भैया की बताई हुई सारी बातें बताई, लेकिन पापा का दिमाग इन सब बातों पर यकीन ना करने को कह रहा था। पापा तुरंत भैया के पास गए और उनसे पूछा, क्यों, क्या ये सब सही है? भैया ने हाँ में गर्दन हिला दी। यह देखकर पापा के तो मानो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। पापा ने भी तुरंत भाभी को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। फिर पापा ने अगले दिन भाभी के घर जाने का फ़ैसला किया। अगले दिन पापा ऑफिस से छुट्टी लेकर सुबह भाभी के घर के लिए निकले। वहाँ पहुंचकर देखा तो वहाँ ताला लगा था। पापा ने उनके पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, सुधा तो बहुत दिनों से यहाँ नहीं आई, घर पर तो बहुत दिनों से ताला लगा है। भाभी के बारे में कुछ पता नहीं लगा और पापा घर आ गए। उन्होंने सारी बातें हमें बताई। अब सभी को बस अमावस्या की रात का इंतज़ार था। अमावस्या को अभी 1 हफ्ता था। एक एक दिन भारी सा लग रहा था। दिल में बेचैनी रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, अघोरी बाबा अब क्या बताएंगे। यह सब बातें घर के दिमाग में रहती। 2 दिन बाद मेरी बड़ी बहन और भाई गौरव भी दिल्ली से आने वाले थे। वो दोनों वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे। जब उन्हें भैया की हालत के बारे में बताया तो उन्होंने घर आने का सोचा, लेकिन पापा ने मना कर दिया। लेकिन उन दोनों ने पापा को बिना बताए आने का फ़ैसला किया। 2 दिन भी बस चिंता में निकल गए और फिर तीसरे दिन सुबह ही दीदी और गौरव आ पहुँचे। मम्मी उनको देखकर रोने लगी। हम सब का दिल भी भर आया। कुछ दिन पहले तक कितनी खुशियाँ थी और आज अचानक पापा ने दीदी से कहा, तुम लोगों को मना किया था घर आने के लिए, तुम लोगों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा क्या? बुआ जी दीदी और भैया के साथ देते हुए बोली, भैया बच्चों को मैंने ही बुलाया है, कुणाल याद कर रहा था इन्हें। इस बात पर पापा ज़्यादा कुछ नहीं बोले और नाश्ता करके अपने ऑफिस चले गए। दिव्या दीदी और गौरव भैया ने जब भैया को देखा तो वे भी हैरान रह गए। भैया को देखते ही, लेकिन शायद ये सब किस्मत में था।
सुधा भाभी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो अनाथ थी, तो उनके जानने वाले या उनके रिश्तेदारों को भी हम नहीं जानते थे, और जिन्हें जानते थे उनसे पता किया तो वो भी सुधा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। गुरुजी और अघोरी की बात बार बार दिमाग में आती थी कि क्या सच भैया के पास अब कम वक्त बचा है। बुआ जी ने सोचा कि ये सब सुधा जी की ताई जी के घर से शुरू हुआ था, शायद वहीं जाकर सुधा के बारे में पता किया जा सकता है। बुआ जी अगले दिन ताई जी के घर जाने की तैयारी करने लगती है। सभी लोग रात का खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुणाल भैया के साथ मम्मी सोती थी। रात के कुछ 1 बजे मम्मी चीखने लगती है और सभी की आंख खुल जाती है। सभी कमरे में जाकर देखते हैं तो कुणाल भैया को खून की उल्टियाँ हो रही थी और ज़मीन पे पड़ते ही काला रंग पड़ जाता। ऐसा अजीब मंजर देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पापा जल्दी से हॉस्पिटल फ़ोन लगाते हैं। आधे घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आती तो पापा और गौरव भैया कुणाल भैया को बाइक पे ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। मम्मी और हम सब लोग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। उससे पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर अभी इमरजेंसी केस में हैं, दूसरे हॉस्पिटल गए हैं और आधा घंटा लगेगा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पापा उस लड़की से कुणाल भैया को एडमिट करने की बोलते हैं और भैया को आईसीयू वार्ड में भर्ती करा दिया जाता है। भैया कुछ बोल नहीं रहे थे और उल्टियाँ भी बंद नहीं हो रही थी, लेकिन नर्स किसी को अंदर नहीं जाने दे रही। सभी के मन में बेचैनी थी। आधे घंटे बाद कुणाल भैया के डॉक्टर आते हैं और वो सीधे आईसीयू में जाते हैं। इधर हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बस भैया को कुछ ना हो, क्योंकि उस अघोरी की बातें दिमाग से निकल नहीं रही थी। 10 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और पापा से बोलते हैं, आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। और बस ये सुनते ही हॉस्पिटल में मातम सा छा जाता है। मुझे भी कोई होश नहीं था कि कैसे कब क्या हुआ, कौन घर लाया हमें। मुझे अब होश आया तो मैं आंगन में एक चटाई पे लेटी हुई थी। घर में मातम छाया हुआ था और बस चारों तरफ से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे सामने ही कुणाल भैया का शव रखा था। उनके आसपास सबने भीड़ लगा रखी थी। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल था और सभी सुधा भाभी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन सुधा भाभी नज़र नहीं आ रही थी। शाम 5 बजे कुणाल भैया का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन सुधा भाभी का कुछ पता नहीं था। 2-3 दिन कैसे बीत गए कोई होश नहीं था। अगस्त का महीना था। घने बादल और हल्की बारिश की फुहारें हो रही थी। 2 दिन बाद हमें अघोरी के पास जाना था, क्योंकि उन्होंने हमें अमावस्या की रात को बुलाया था। 2 दिन तक घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। अंततः वो रात आ ही गई। मैं, बुआ जी, मम्मी, पापा और गौरव भैया दोपहर 3 बजे ही अघोरी से मिलने के लिए चले गए, क्योंकि प्रेतशिला पहाड़ तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। दिव्या दीदी बुआ की लड़की के साथ घर पर ही रुकती है। कभी धूप कभी बादल में हम लोग उस अघोरी की कुटिया तक शाम को 6 बजे तक पहुंच जाते हैं। वहां उनके 2 शिष्य हमें बाहर ही बने चबूतरे पर बैठने को कहते हैं। थोड़ी देर में एक शिष्य आता है और हमसे बातचीत करने लगता है। वह खुद को एक तांत्रिक का बेटा बताता है। उसकी उम्र करीब 20 से 21 साल होगी। वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ बताता है कि उसके पिता जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तंत्र मंत्र सीखने लगे और एक तांत्रिक बन गए। उससे पहले उसके पिता फल बेचा करते थे। एक दिन ध्यान करते समय उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इसने इस अघोरी की शरण ले ली। वो लड़का बताता है, इस अघोरी का साधना स्थान वैसे तो शमशान है, लेकिन हम लड़कों की वजह से वो यहाँ रहते हैं। जतिन नाम का वो लड़का बहुत ही होनहार सा प्रतीत हो रहा था। जब बुआ जी जतिन को हमारे परेशानी के बारे में बताती हैं तो वो हमें दर्हा भूत के बारे में बताता है। यहाँ आसपास के गांव में अभिचार कर्म करने वाली 4 या 5 औरतें या मर्द होते हैं जो अपनी इच्छावश में आकर दूसरों के ऊपर षटकर्म करती है।
इनके इष्ट दर्हा भूत या शक्तिशाली भूत होते हैं। ये हमेशा दूसरों को अपनी तंत्र क्रिया द्वारा दुख देती हैं। इनके इस काम को सीधे तौर पर गांव में कोई नहीं जानता। आमतौर पर इनके कर्म का कोई सबूत नहीं होता और ना पूजा पाठ का। इनके परिवार वाले भी इनकी क्रियाओं को नहीं जानते। जैसे जैसे ये बूढ़े होते जाते हैं इनकी शक्तियाँ बढ़ती जाती है। इनका मंत्र सिर्फ 2 या 3 शब्दों का होता है। जिस परिवार को अत्यधिक दुख देना हो उनके यहाँ अपने माहवारी कपड़े से जुत्ती बनाकर मंत्र शक्ति से उनके घर के दरवाजे में गाड़ देती है, जिससे वहाँ किसी भी देवी देवता का प्रवेश निषेध हो जाता है और उनके द्वारा लगाया गया भूत लंबे समय तक दुख देता है। इनकी साधना बड़ी ही गोपनीय तरीके से होती है। यह दीपावली के दिन अपने गांव को मंत्र से बांधकर शमशान में 8-10 ग्रुप में एकत्र होकर अपने गुरु डायन के समक्ष नग्न होकर कमर में झाड़ू लपेटकर अपने मलमूत्र से जमीन को लीपकर गोल घेरे बनाकर रात भर नाचती हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाती हैं। पहली बार ये अनजाने में या जानबूझकर इस विद्या को सीखती हैं। तब इनके गुरु मंत्र सिखाने के बाद सिद्धि के लिए बलि मांगते हैं, वो भी इनके पति या प्रिय पुत्र की बलि। इंसान करने पर ये पागल हो जाती हैं और हाँ, कहने पर बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अपने आप मर जाता है और गांव में या परिवार में किसी को कुछ पता नहीं चलता। इनकी सिद्धि होने के बाद ये पेड़ पौधे, पालतू जानवर, पक्षी आदि पर प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं और बाद में मनुष्य पर प्रयोग करते हैं। बहुत सी डायन विद्या को सीखना नहीं चाहते क्योंकि इनका भविष्य अत्यंत दुखदायी कष्टप्रद होता है। यह बात गांव के सभी लोग जानते हैं, किंतु जो सीनियर या बुजुर्ग डायन होते हैं इन्हें अपना चेला बनाना अति आवश्यक होता है। स्वयं की मृत्यु से पहले 4 या 5 चेला बनाना इनकी मजबूरी होती है, नहीं तो इनके इष्ट भूत स्वयं को बहुत तंग करते हैं। इसलिए वो ऐसे स्त्री या पुरुष को चुनती हैं जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत ज़्यादा हो, या अपने ही परिवार के किसी सदस्य को चुनते हैं। उन्हें अपने वश में करके अपने साथ घुमाती फिराती हैं और 4-5 मंत्र सिखा देती हैं। इस तरह से चेला बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके अलावा वो कम उम्र के ही अपने ही परिवार की 1 या 2 लड़की के ऊपर शक्तिपात करती हैं, ताकि इस लड़की जितने साल बाद भी विवाह हो उसके बाद लड़की के ऊपर अपने आप इस विद्या के गुण जागृत होने लगते हैं। सपने में मंत्र और विधि मिलने लगती है। इस तरह डायन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। साधारणतः हम लोग सोचते हैं कि डायन एक अत्यंत खतरनाक, काली और कुरूप दिखने वाली बुढ़िया होगी, जैसा कि टीवी सीरियल में हम देखते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। डायन तो अत्यंत सुंदर, खूबसूरत, गोरी, काली, 18 से 20 साल की या 50 से 100 साल की भी हो सकती है। BA MA पढ़ी लिखी या अनपढ़ भी हो सकती है। नौकरी पेशा वाली या गृहिणी भी हो सकती है। किसी बहन, माँ, भाभी, पत्नी कोई भी हो सकती है। इनकी कोई विशेष पहचान नहीं होती। आज जो साधारण स्त्री है 1 साल बाद डायन बन जाए और किसी को पता भी न चले, ऐसा भी होता है। यह सब सुनकर हमारे होश उड़ते हैं और हम सुधा भाभी के बारे में सोचने लगते हैं, कहीं वो भी तो डायन ही नहीं थी। तभी एक लड़का अंदर से आता है और हम अघोरी के पास जाने के लिए बोलता है। हम लोग अंदर जाते हैं। अघोरी हमसे कहता है, तैयार हो तुम लोग? हमें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं। तभी बुआ जी अघोरी से पूछती हैं, जी बाबा, हम समझे नहीं। शमशान में जाने के लिए तैयार हो? अघोरी ने कहा। हमने एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। हम लोग अघोरी और जतिन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। हम लोग प्रेतशिला पहाड़ से नीचे की ओर जाना शुरू करते हैं, लेकिन वो रास्ता अलग था जहाँ से हम आए थे। हमारे मन में एक अजीब सा डर था कि अंधेरी रात और हम लोग शमशान जा रहे हैं। एक पल को मेरे मन में ये डर आया कि क्या इस अघोरी पे यकीन करना ठीक है, क्योंकि आजकल ढोंगी बाबा भी बहुत होते हैं। वो सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ
उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। रास्ते में अघोरी बताते हैं डायन को मारा नहीं जा सकता क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त कर ली होती है। बुआ जी अघोरी से पूछती है, हमने डायन का क्या बिगाड़ा है और वो हमारी बहू के वेश में क्यों आई? गरजती हुई आवाज़ के साथ अघोरी बोलता है, मूर्ख, क्या तुझे अभी तक नहीं पता सुधा और डायन का क्या रिश्ता है? सुधा ही डायन है, जतिन ने कहा। मम्मी ने एकदम बुआ जी हल्के से कंधे पे थपकी मारी, क्योंकि हम लोगों को अंदेशा तो था ही सुधा भाभी के लिए, लेकिन कभी खुद सामने से ऐसा कुछ करते देखा नहीं। कुणाल भैया ने ही बताया था जो भी उनके साथ हुआ था। जतिन के मुंह से सुधा भाभी का नाम सुनते ही हमें यकीन हो गया कि सुधा भाभी ऐसे ही गायब नहीं हुई। आगे वो अघोरी बताता है, डायन लोगों के गुण को परमानेंट नष्ट नहीं किया जा सकता। इनसे हर व्यक्ति डरता है और नफरत करता है। इनकी मौत अत्यधिक दर्दनाक और कष्टदायक होती है। इनकी आयु अत्यधिक लंबी होती है। इसके अलावा ये दूसरों की उम्र चुराकर बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं। जैसे जैसे ये बूढ़ी होती हैं वैसे वैसे इनकी शक्ति बढ़ती जाती है। इस तरह के कार्य करने व मर्द को डैया कहा जाता है, किंतु डायन की संख्या डैया से 30 गुना तक होती है। डायन अत्यधिक चालाक और शातिर होती है। एक वरिष्ठ डायन के ऊपर मारण क्रिया करना बहुत ही कठिन है। कोई उच्च कोटि का अघोरी ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि उनका इष्ट भूत 24 घंटे उनकी सुरक्षा करता है और उनका पिंड 24 घंटा बंधा रहता है। इस पर भी ये हर पल सतर्क रहते हैं। इसके अलावा इनके परिवार के किसी सदस्य पर भी कोई तांत्रिक क्रिया या मारण क्रिया नहीं कर सकता, चाहे कहीं भी रहे, क्योंकि इनका पिंड भी हमेशा बंधा रहता है। इनके हर पल की खबर डायन को इष्ट भूत देता है। वह एक कर्ण पिशाचनी की तरह काम करता है। इसी कारण डायन के परिवार बेफिक्र और खुशी खुशी रहते हैं। उनकी खेती बाड़ी, गाय बैल सभी तरह से सुरक्षित रहते हैं। एक डायन दूसरे डायन के परिवार वालों को भी दुख नहीं पहुंचा सकती और किसी साधारण परिवार के ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती। यह सिर्फ दुख देने का काम कर सकती है, ठीक करने का काम नहीं कर सकती। किंतु हाँ, स्वयं के द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया को स्वयं अपनी इच्छा से जब चाहे तब ठीक कर सकती है, किंतु ऐसा वो जब तक स्वयं पर बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़े तब तक बिल्कुल नहीं कर सकती। ये उन्हीं परिवार वालों को दुख देती है जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सीधे साधे हों। उन परिवार वालों से डरती है जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हों। एक डायन के पास परिवार को बर्बाद करने के लिए 1000 तरीके होते हैं। एक डायन के तांत्रिक क्रिया का आजीवन कोई सबूत नहीं मिलता, ना ही प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मिलता है। यदि कोई किसी को डायरेक्ट डायन कह दे तो वो बिना गवाह के भी कानून का सहारा ले सकती है और कहने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाती है। गांव के लोग चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, निरंतर किसी न किसी से चुपके चुपके इन पर मारण क्रिया करवाते हैं, इसी उम्मीद से कि शायद किसी का कोई असर हो जाए। कभी कभी तो किसी किसी का किस्मत भूले भटके साथ भी दे देती है और डायन की मृत्यु हो जाती है। ये सब सुनने में काफ़ी अजीब था, लेकिन फिर भी इन बातों पे यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रात करीब 2 बजे हम शमशान पहुंचते हैं। वहाँ आसपास कोई नहीं होता। अघोरी बाबा एक हवन कुंड रखते हैं और उसके चारों ओर सिंदूर से अभिमंत्रित गोले खींचकर हमें उसमें बैठने को कहते हैं। अपने और जतिन के लिए भी ठीक ऐसा ही गोला बनाकर उसमें बैठ जाते हैं। अघोरी अपने सामने एक प्लेट में 6 सोने के सिक्के जैसे कोई यंत्र रखते हैं और 15-20 मिनट तक अपना ध्यान करते हैं। फिर उस यंत्र में अपने आप ही धुआं उठने लगता है और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ वो पलट हवा में उछल जाती है और अघोरी बाबा वो यंत्र अपने हाथ में लेते हैं। उन यंत्र पे वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मम्मी पापा, बुआ, भैया और मुझे देकर बोलते हैं, ये डायन सुरक्षा कवच है, इसे अपने पास रखना। फिर सुधा क्या, कोई भी डायन, भूत प्रेत तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग उस कवच को चूमते हैं और एक धागे में करके अपने हाथों में बांधते हैं।
जतिन अपनी जगह से उठकर जाता है और हम सभी के माथे पर विभूति लगाता है। तभी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। बारिश का मौसम तो था ही, लेकिन काले घने बादल उस शमशान के माहौल को और भी डरावना बनाते हैं। उस शमशान के अंधेरे को एकमात्र वो अग्निकुंड ही मिटा रहा था। आसमान में बादल ऐसे लग रहे थे मानो हमारे सिर के ऊपर ही हों और बस अब बारिश होने ही वाली हो, लेकिन बारिश नहीं होती, बस एक बिजली चमकती रहती है। साथ ही अघोरी बहुत ही ऊंची आवाज़ के साथ मंत्रों का जाप कर रहे थे। जितना ज़ोर से उनका उच्चारण होता उतनी ही तेज़ बिजली चमकती। आखिर में एक बहुत तेज़ बिजली चमकी और सामने एक औरत दिखाई पड़ी। उसके बाल खुले और आगे की तरफ थे, पैर उल्टे थे, कमर पे झाड़ू के पत्ते बंधे थे। उसकी वेशभूषा ठीक वैसे ही थी जैसे जतिन ने बताया था, बिल्कुल डायन। उसके सीने का हिस्सा उसके बालों से ढका था। मेरी नज़रें उस पर एकटक जाकर रुकी। मैं बस उसकी शक्ल देखना चाहती थी। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को हल्के से पीछे की तरफ समेटा, हम लोग चकित रह गए। इतनी अजीब वेशभूषा में और कोई नहीं, सुधा भाभी ही थी। पापा घबरा के उठने लगते हैं। तभी जतिन पापा को सावधान कर देता है। सुधा भाभी बहुत ही गुस्से में लग रही थी। आंखें बिल्कुल लाल थी और ज़ोर से सांस ले रही थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। अघोरी बाबा ने एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंजीरों में जकड़ रखा हो। अघोरी बाबा सुधा भाभी से कहते हैं, हे पिशाचनी, क्या चाहती है तू? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने इनके बेटे की बलि क्यों दी? सुधा भाभी कुछ नहीं बोलती। अघोरी बाबा अपने मंत्र जारी रखते हैं और सुधा भाभी खुद ही तड़पने लगती है, जैसे उनको चोट लग रही हो। अघोरी बाबा अपने मंत्र के जाप को तेज़ आवाज़ में पढ़ने लगते हैं और आखिर में एक चीख के साथ सुधा भाभी की आवाज़ निकलती है और वो नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है। इन लोगों ने मेरा सब कुछ ले लिया। इनके लालच ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, सुधा भाभी ने बोला। हम लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ये क्या कह रही है? हमने इनकी ज़िंदगी कैसे ख़राब की? सुधा भाभी आगे बोलती है, नचिकेत कुमार। ये नाम सुनकर पापा के चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं और सुधा भाभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कुछ याद आया तुझे राजीव? क्या किया था तूने उनके साथ? सुधा भाभी ने बोला। सभी पापा की तरफ देखते हैं इसका जवाब जानने के लिए, लेकिन पापा बस घबरा रहे होते हैं। आगे सुधा भाभी रोने लगती है और एकदम चीख के साथ बोलती है, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। तूने मेरा परिवार मिटा दिया, मैं भी तुझे और तेरे परिवार को मिटा दूंगी। ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अघोरी सुधा भाभी से कहता है, अभी इन्हें छोड़ दे, वरना जो तेरा गुरु है, जिसने तुझे डायन बनाया है, उसे भी मार दूंगा। यह बात सुनकर सुधा भाभी और ज़ोर ज़ोर से हंसती है और कहती है, तू क्या मारेगा मुझे? क्या तू नहीं जानता, अब मैं सिद्धि प्राप्त हो चुकी हूँ। अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू। इस राजीव ने मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे छोटे भाई को मार डाला, सिर्फ एक नौकरी के लिए। मैं उस दिन अपनी नानी के घर जाने के लिए तैयार हुई थी। हम लोग निकलने ही वाले थे कि घर के लैंडलाइन टेलीफोन की घंटी बजती है। पापा मुझे, मेरी माँ और मेरे भाई को बाहर इंतज़ार करने को कहते हैं और जाकर फ़ोन पे बात करते हैं। जब वो बाहर आए तो उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, जो अभी तक इसलिए खिलखिला रहा था क्योंकि पापा की सरकारी नौकरी लगी थी। पापा को अपने ससुराल जाने में इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि नाना के हमेशा पापा को काम का ताना देते थे। यहाँ तक कि एक बार तो नाना और पापा में इतनी बहस हुई कि नाना जी ने हम और माँ को 2 महीने अपने घर पर ही रोके रखा। मेरी माँ ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से नाना जी वैसे ही नाराज़ थे और उन्हें पता चला कि पापा एक कपड़े की दुकान पर बैठते हैं तो और भी गुस्सा उनका तेज हो गया। मेरे नाना अपने गांव के बहुत ही अमीर और इज्जतदार लोगों में से एक थे। मेरे नाना
मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए शादी के लिए राज़ी हो गए थे, लेकिन हमेशा ही पापा को काम के लिए ताना दिया करते थे। इतने दिन अब पापा सीना चौड़ा करके अपने ससुराल जा रहे थे, लेकिन उस फ़ोन की घंटी ने एकदम उनकी खुशी मिटा दी, मानो कोई खिलता हुआ फूल मुरझा गया। माँ ने पापा से पूछा, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? इस पर पापा कुछ नहीं बोले और हम लोग बस स्टैंड पहुँचे। नाना का घर सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। मैं उस समय 10 साल की थी और मेरा छोटा भाई 3 साल का। भाई को मम्मी ने गोद में ले रखा था और मैं बीच में बैठी थी। मम्मी पापा को लगा कि मैं सो गई, लेकिन बस के झटकों में नींद तो नहीं आती, बस झपकी लगती है। पापा बड़ी ही बेसब्री से माँ को बताते हैं कि उनकी नौकरी लग गई। पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट वालों ने फ़ोन किया था कि गलती से आपके पास फैक्स चला गया, क्योंकि नचिकेत नाम के 2 कैंडिडेट थे और एक जैसी ही क्लासिफिकेशन होने के कारण ये थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई। लेकिन माँ ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। उस वक्त इतनी समझ नहीं थी मैं समझ सकूं कि एक नौकरी किसी के लिए क्या मायने रखती है। हम लोग नाना के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही नाना के ताने शुरू हो जाते हैं। नाना बोलना शुरू करते हैं, हमने सुना है कि तुम्हारी नौकरी लग गई, वो भी सरकारी। चलो अच्छा है, तुमने कुछ तो अच्छा काम किया। हमारे लेवल तक तो नहीं आ सकते, कम से कम मेरी लड़की को ठीक से 2 वक्त की रोटी तो खिला ही दोगे। ये सब सुन मेरी माँ और पापा कुछ नहीं बोले और शाम तक हम लोग घर वापस आ गए। मेरे पापा के माथे पे चिंता की वो लकीरें मैं आज भी नहीं भूली हूँ। अगले दिन सुबह ही पापा के एक दोस्त घर आए। मम्मी चाय बनाने लगी और मैं मेरे भाई के साथ आंगन में ही खेल रही थी। पापा के दोस्त ने उन्हें बताया कि मुझे तुम्हारी नौकरी के बारे में पता चला, लेकिन क्या तुम जानते हो ये सब किसने कराया? मेरे पापा को लगा था कि कोई पैसे वाला आदमी ही होगा, तो उन्होंने साधारण स्वर में बोला, कोई भी कराए, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। उनके दोस्त बोले, अरे भाई, ये सब तेरे ससुर का ही किया धरा है, वो तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तुझे वो राजीव तो याद है ना, जिससे भाभी जी की शादी होने वाली थी, लेकिन जब तेरे ससुर को तेरे बारे में पता चला तो अपने बेटे की जिद के आगे उनको तुझसे शादी करनी पड़ी। ऐसा नहीं है, तुझसे शादी के कुछ दिन बाद तेरे ससुर का गुस्सा तेरे लिए कम हो गया हो। वो आज भी तुझसे उतनी ही नफ़रत करते हैं। तेरे ससुर ने निधि भाभी को तुझसे दूर करने की हर कोशिश की, लेकिन तुम लोगों को दूर नहीं करा पाए। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे ससुर तुम्हें बहुत जलील करते हैं और इसलिए इस बार उन्होंने उस राजीव के साथ मिलकर तुम्हारी नौकरी भी छीन ली। पापा के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल चुके थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि नाना जी ने उनके साथ इस हद तक गुजर सकते हैं। जब मम्मी बाहर आई तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्होंने कुछ सुना नहीं, जबकि वो भी सब जान चुकी थी। लेकिन अपने पिता की हरकत के लिए वो क्या कर सकती थी, यह उन्हें भी नहीं पता था। थोड़ी देर में चाय नाश्ता करके पापा के दोस्त चले गए और पापा अपने कमरे में चले गए। मेरी मम्मी ने पापा से कुछ नहीं पूछा, वो तैयार हुई और मुझे भी तैयार किया। घर से निकलते वक्त बस पापा से इतना कहा कि यहीं बाज़ार तक जा रही हूँ और हम घर से निकल गए। मम्मी नाना जी के घर पहुँची और जाते ही उन पर बरस पड़ी। पिताजी, क्या मिल गया आपको हमारे साथ ऐसा करके? हमने शादी के बाद भले ही परेशानी झेली, लेकिन आपसे तो कभी मदद के लिए नहीं कहा, तो फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप हमारी मदद ना कर सके तो हमारे साथ बुरा क्यों किया? यह कहते कहते मेरी माँ बहुत रोई। नानी ने उन्हें बहुत समझाया कि आराम से बैठकर बात कर ले, लेकिन मेरी माँ का गुस्सा उस दिन 7वें आसमान पर था। वो किसी की सुन नहीं रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और बस बोले ही जा रही थी। नाना ने मेरी माँ से कहा, देख बेटी, मैं तेरा भला चाहता हूँ। वो नचिकेत तेरे किसी भी लायक नहीं। तू आज भी उसे छोड़ के बच्चों के साथ मेरे पास आ जा, मैं तुझे अच्छे से रखूँगा। तेरी शादी राजीव से करा दूँगा। वह बहुत अच्छा लड़का है और आज भी तुझे पसंद करता है।
उसे तेरे बच्चों से कोई परेशानी नहीं और वो हमारे बराबरी का लड़का है। यह सुनकर मेरी माँ को और भी गुस्सा आने लगा। उनके पापा के मन में इतना जहर है और राजीव के बारे में सब सोचते हैं, जबकि राजीव को सिर्फ नाना की दौलत से प्यार था। बस इतना सुनते ही मेरी माँ 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकी और वहाँ से घर चली आई। जब हम घर पहुँचे देखा तो अंदर से दरवाज़ा बंद है और आशु के रोने की आवाज़ आ रही है। मम्मी ने पापा को बहुत तेज़ आवाज़ लगाई, लेकिन पापा ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब मम्मी को कुछ अनहोनी का शक हुआ तो पड़ोस के एक अंकल को बुलाकर लाई और दरवाज़ा तोड़वाया। देखा तो बरामदे में पापा पंखे से फांसी लगा के लटके पड़े हैं और आशु नीचे बैठकर रो रहा है। इतने में ही आसपास के और लोग भी आ गए। जल्दी जल्दी पापा को नीचे उतारा और अस्पताल लेकर गए। मुझे मेरी माँ ने आशु के साथ घर पर रहने को बोला। थोड़ी देर अस्पताल में एम्बुलेंस में पापा सफ़ेद चादर में लिपटे हुए आए और मेरी माँ बहुत बुरी तरह से रो रही थी। साथ ही साथ पीछे से पुलिस वालों की गाड़ियाँ आई और उन्होंने घर के छानबीन की तो उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर पापा के हस्ताक्षर थे। उसमें पापा ने लिखा था, निधि मुझे माफ़ कर देना, तुम दोनों बच्चों को किसी अनाथालय में देकर राजीव से शादी कर लेना। मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ। मुझे लगा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। मैंने सोचा था कि एक खुशहाल ज़िंदगी तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं हार गया। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो और तुम दोनों के बीच मैं नहीं आ सकता, लेकिन अब और नहीं। तुम खुश रहो। पुलिस वाले अंतिम संस्कार कराकर मम्मी को पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मम्मी कोई केस दर्ज नहीं कराती क्योंकि वो जानती थी कि उनके पापा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पापा की मौत के 1 हफ्ते बाद नाना जी पहली बार हमारे घर आए थे, वो भी सिर्फ माँ को इस बात के लिए राज़ी करने की वो राजीव से शादी कर ले। लेकिन मम्मी ने उनको खरी खोटी सुना दी और सब लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। नाना जी अपनी बेइज्जती देख वहाँ से इतना कहकर चले गए। मुझे लगा था कि तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन तू चाहती ही नहीं कि तेरे बच्चों की ज़िंदगी सुधरे। तेरा मन हो तो घर आ जाना। राजीव तुझे और तेरे बच्चों को अपनाने को आज भी तैयार है। मम्मी रात दिन बस रोती रहती। आज पड़ोस के लोग आते और मम्मी को समझा बुझा के जाते कि राजीव से शादी कर ले। घर में इतनी परेशानी आ गई थी कि एक वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो गया था। कहीं काम करने जाती तो उनको यही कहकर समझा दिया जाता कि अपने पापा के घर वापस लौट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आखिर में सब लोगों की बातों में आकर मेरी माँ राजीव से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। आखिर में मेरी माँ राजीव से शादी करने के लिए राज़ी हो गई और वापस नाना के घर जाने का फ़ैसला करती है। नाना जी मम्मी और हमें देखकर बहुत खुश होते हैं और वो ये भी समझ गए थे कि मेरी मम्मी ने फ़ैसला उनके हक़ में ही किया। बिना कुछ पूछे वो जल्दी जल्दी हमारा स्वागत करने लगे। नानी ने जल्दी से खाना पानी दिया। मैंने और मेरे भाई ने पेट भरकर खाना खाया क्योंकि हमने बहुत दिनों से पेट भरकर खाने नहीं खाया था। उसी रात नाना जी ने राजीव अंकल को घर पर बुलाया और मम्मी से अकेले में जाकर कुछ बात की। मैं नहीं जानती थी कि उनके बीच क्या बात हुई, बस मैं अपनी माँ को दूर से रोता हुआ देख सकती थी। अगले 2 दिन बाद मेरी मम्मी को राजीव अंकल से शादी होने वाली थी। मेरी माँ इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन मेरे नाना जी का जैसा सपना पूरा हो गया हो वो ऐसे ही खुश थे। 2 दिन बाद रात में सिर्फ घर के लोग थे और पंडित जी को बुलाया गया था शादी के लिए, लेकिन उस दिन नाना जी के चेहरे पर खुशी के साथ कुछ तनाव दिख रहा था। शादी का मुहूर्त रात 9:30 बजे का था। करीब 8 बजे मेरी माँ मेरे भाई आशु को नाना जी के कमरे में सुला रही थी। मैं उनके बिल्कुल ठीक सामने बरामदे में बैठी हुई फूलों की माला जड़ रही थी और सबको देख भी रही थी कि कैसे सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कोई फलों की टोकरी ला रहा है तो कोई पूजा का सामान। तभी मैं देखती हूँ कि राजीव अंकल बहुत गुस्से में ऊपर से आ रहे थे और मेरे नाना जी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। उसी समय मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई और बोली,
जब तक मैं ना आऊँ तब तक अपने भाई के पास ही रहना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और मम्मी जाने लगी। जाते जाते मम्मी रुक गई और दरवाजे की तरफ कान लगाकर सुनने लगी। बाहर मेरे नाना जी और राजीव अंकल में बहस हो रही थी और राजीव अंकल मेरे नाना जी को उल्टा सीधा बोल रहे थे। देखिए ससुर जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ आपकी बेटी को ही अपनाऊंगा, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोलकर उसके दोनों बच्चों को मेरे गले बांधना चाहा। अरे मैं आपकी विधवा बेटे से शादी के लिए राज़ी हो गया, ये आपके लिए काफ़ी नहीं था? मेरे नाना जी बहुत ही हल्की आवाज़ में बोलते हैं, बेटा राजीव, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा करना ठीक है, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। देखो, तुम बस शादी करने निधि को ले जाओ और 1-2 दिन उसके बच्चों को अपने साथ ले जाओ। बाकी आगे क्या करना है वो मैं देख लूँगा। राजीव, बिल्कुल भी नहीं। आप 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का फंदा मेरे गले बांध दोगे। मैं शादी जब ही करूँगा जब आप निधि से अभी बात करो कि उसे बच्चों को यहीं छोड़ना पड़ेगा। मेरे नाना बहुत ही मिन्नत करते हुए, देख बेटा, तू बस 2 दिन के लिए ले जा, फिर मैं इन बच्चों को हॉस्टल में पहुंचा दूंगा और फिर कहीं और। ये सब बातें मेरी माँ सुन रही थी। हमें तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हमारे लिए इतनी बड़ी साजिश हो रही थी। आखिर में राजीव अंकल नाना से कहते हैं, अब एक ही रास्ता है, इन दोनों बच्चों को जान से मार दो। नाना जी चौंक पड़ते हैं, ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बच्चे निधि से दूर नहीं रह सकते और निधि भी कभी इन बच्चों को अपने से दूर नहीं करेगी। और आप हॉस्टल भेजने की बात करते हो नाना जी, लेकिन ऐसे कैसे? नाना जी आगे कुछ बोलते हैं, लेकिन राजीव उनको चुप करता हुआ बोलता है, अब कुछ नहीं सुनना मुझे। आपके पास आधे घंटे का समय है, सोच समझकर मुझे बता दीजिए। यह सब सुनकर मेरी माँ मेरे सोते हुए भाई को उठाती है और मेरा हाथ पकड़कर खींच के बाहर ले जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, नाना की एकदम घबरा जाते हैं, कहीं निधि ने सारी बातें तो नहीं सुन ली। नाना जी मम्मी से कुछ बोलते हैं, उससे पहले ही मेरी माँ हमें लेकर बाहर निकल जाती है। पीछे से नाना जी बहुत आवाज़ लगाते हैं, बेटी निधि, सुनो मेरी बात, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं। मेरी माँ तेज़ कदमों के साथ हमें पता नहीं कहाँ लेकर जा रही थी। नाना जी, नानी जी, मामा और राजीव अंकल भी हमारे पीछे पीछे थे। उन सबको हमारे पीछे आता देख मम्मी हमें लेकर भागने लगी। मम्मी को बस अब उनसे दूर जाना था और वो इतना दूर चली गई थी कि किसी ने सोचा भी नहीं। तेज़ कदमों के साथ भागते हुए मेरी माँ ने आगे देखती है ना पीछे, और इसी बीच एक ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मेरी मम्मी को मारी और वो उछलकर दूर जा गिरी और मेरे माँ के साथ मेरा भाई भी था। मैं जल्दी से भागते हुए अपनी मम्मी के पास पहुँची। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस नाना जी को अपने तक आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी माँ के सिर से बहुत खून बह रहा था और वो समझ गई थी कि मैं नाना जी का इंतज़ार कर रही हूँ। तभी मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आशु को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जा और चाहे कुछ भी हो जाए अपने नाना जी के पास बिल्कुल भी मत जाना। और बस इतना कहकर उन्होंने अपनी सांसें रोक दी। मैं अपनी माँ के अंतिम शब्द कैसे भूल सकती थी। नाना जी अपने पास आता देख अब मैं वहाँ से भागने लगी और भागते भागते एक जंगल के अंदर पहुँच गई। भागते हुए मैं कभी आगे देखती तो कभी पीछे। मैं बस भागे जा रही थी और ये नहीं जानती थी कि मुझे जाना कहाँ है। अचानक ही मेरा पैर किसी पत्थर से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक मिट्टी के बने कमरे में पाया। मैं ज़मीन पर एक चटाई पर लेटी थी। प्यास से गला सूख रहा था। वहीं पास में ही एक मटका था। मैंने गिलास में पानी लिया और अचानक से एक औरत मेरे सामने आई। उसे देखकर मैं घबरा गई और मेरे हाथ से गिलास छूट गया।
वो औरत मेरे पास आई और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बेटा घबरा मत, पानी पी। उसने मुझे पानी पिलाया और मुझसे बोली, तेरा नाम क्या है? तू उन घने जंगलों में क्या कर रही थी? और तेरे माता पिता? उनके अचानक इतने सवालों से मैं सोच में पड़ गई। उस औरत को मेरी तरफ देखा और बोली, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा क्या हुआ? मेरा ध्यान मेरी माँ और मेरे भाई की तरफ गया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे रोता देख उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से मेरी आंखें पोंछी और अपने साथ मुझे लेकर जाने लगी। बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाई और मुझे वहां बैठने को कहा और खुद आंगन में बने चूल्हे पर खाना पकाने बैठ गई। थोड़ी ही देर में खाना पककर तैयार हुआ। उन्होंने अपने साथ मुझे खाना खिलाया। मैं डरी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था ये कौन है और मैं इनके घर कैसे आ गई। वो शायद मेरे तनाव को समझ गई थी, इसलिए चुपचाप मुझे खाना खिलाया। फिर मेरे पास आकर बोली, डर मत, ये बता तू उस जंगल में कैसे पहुंची? मैं हर माह की पूनम को उस जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती हूँ। उस रात जब मैं वापस लौट रही थी तो तू मुझे एक पेड़ के नीचे पड़ी मिली। मैंने तुझे उठाया लेकिन तू बेहोश हो गई थी। तभी वहाँ दो आदमी आए और उनके हाथ में एक बच्चा था और वो आपस में बातें कर रहे थे। अरे ढूंढो, वो यहीं कहीं होगी, उसे ज़िंदा मत छोड़ना। इसलिए मैंने तुझे वहीं एक पेड़ के नीचे पत्तों से ढक कर दिया था और जब वो लोग चले गए तो मैं तुझे उठाकर अपने साथ अपने घर ले आई। कौन थे वो लोग? मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह मेरी माँ के साथ धोखा दिया। मेरी सारी बातें सुनकर उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे पुलिस के पास ले जाने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि पुलिस भी मेरे नाना जी की बातें मानती थी। मेरी स्थिति को गंभीरता से समझते हुए उन्होंने मुझे अपने साथ रखने का फ़ैसला किया और तब से मैं उन्हीं के साथ रहने लगी और उनको मैं ताई जी कहकर बुलाती थी। एक दिन मैंने उनको नदी के किनारे कुछ तंत्र मंत्र करते हुए देखा तो उसके बारे में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं अक्सर ही अपने माता पिता के बारे में ये सोचकर मायूस होती थी कि ताई जी हर तरह से मेरा ध्यान बांटने की कोशिश करती। कभी कभी तो मुझे अपने माँ बाबा की इतनी याद आती कि 2-3 दिन तक मैं खाना भी नहीं खाती। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे अपने तंत्र मंत्र के करने का खुलासा किया। शायद मेरी गंभीर हालत देखते हुए उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें बदला लेना चाहिए अपने परिवार की मौत का, या सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए मैंने इस राजीव से बदला लेने की सोची और मैं कामयाब भी रही। लेकिन इसकी ये बहन रोशनी, इसने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया, पीछे पीछे परछाई की तरह रही। इतना कहते ही सुधा भाभी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। अघोरी इस पर कुछ पीले रंग की विभूति जैसी कोई चीज़ फेंकता है और सुधा भाभी बेहोश हो जाती है। इससे आगे वो लगभग आधे घंटे तक कोई मंत्र का जाप करता है और फिर जतिन और सुधा भाभी के बाल काटने को बोलता है। जतिन अपनी जगह से उठकर उसके बाल काट कर लाता है। अघोरी उन बालों को किसी द्रव्य में डुबोकर अग्निकुंड में डाल देता है और हमें बताता है, इस डायन की साधना पूरी होने में अभी 3 दिन बाकी है, क्योंकि एक बलि लेने के बाद अमावस्या की रात को इन्हें अपनी पूजा को पूरा करना होता है और अमावस्या में 3 दिन बाकी हैं। डायन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम लोगों का भाग्य तुम्हारे साथ है। मैं इसे अपने कब्जे में कर लूँगा, क्योंकि इसकी साधना अभी अधूरी है। यह सुनकर हम सभी को बहुत सुकून मिलता है और हम वहाँ से अघोरी के दिए हुए सुरक्षा कवच लेकर चले जाते हैं और पहले के जैसे जीवन जीने की कोशिश करते हैं। फिर भी मन में एक डर था जो आज भी कायम है। ज़िंदगी में इतना तो पता चल गया कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो बुराई लौटकर वापस ज़रूर आती है, चाहे फिर वो कम हो या ज़्यादा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।